हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सर स्टडी चैनल में। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो हमारा अभी आज का क्लास है बायोलॉजी का। तो हम लोग बायोलॉजी में पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी तक हम लोग हम लोग को पढ़ना नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण और समन्वय को हम लोग अच्छे तरह से समझे हैं और हमने यह भी देखा कि नियंत्रण और समन्वय जो है वो जंतुओं में तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है और पादपों में रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। और कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनका एक ही सेल होता है, जैसे कि अमीबा। तो ये सब पैरामीशियम, ये सब जो होते हैं इनमें रासायनिक समन्वय कैसे होता है, वो एक ही सेल के द्वारा सारा कार्य होता है। तो देखिए अभी हम लोग जानेंगे पौधों में रासायनिक समन्वय यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो कहता है पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थों को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। कह रहा है कि पौधों के अंदर यानी पादप के अंदर जो भी क्रियाएं रासायनिक समन्वय जो होती है पादप के अंदर, वो जिन पदार्थों के कारण होती है, जिन रासायनिक पदार्थों को के कारण होती है, उन रासायनिक पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन या फिर पादप हार्मोन कहते हैं। फिर कहता है यह पौधों के लघु भागों में पहुंचकर अनेक उपापचयी क्रिया को नियंत्रण करता है, यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस। कह रहा है कि पौधे के लघु भाग कहने का मतलब कम से कम भी नहीं, अब बहुत ज्यादा भी नहीं, और जितना मतलब कि बीच वाला जो होता है ना लघु, वो बीच वाले भाग में, बीच वाले मतलब कि ज्यादा वो लिमिट वाला, कि ये क्या होता है लघु भागों में, यानी कि ज्यादा कोशिश करता है कि सब जगह अप्रोक्सीमेट पहुंच जाए। तो यह पौधों के लघु भागों में पहुंचकर अनेक उपापचयी क्रिया को नियंत्रण करता है। फिर कहता है यह कैसे ऊपर जाता है, नीचे से जब ये जो भी होता है प्रोसेस, तो एक पेड़ देखते हैं हमेशा ऊपर की ओर होता है, तो वो हर जगह पहुंचना होता है। तो कहता है यह विसरण क्रिया द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है, यानी कि जहां इस रसायन का जरूरत होता है वहां पे उस पदार्थ को विसरण के द्वारा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा पहुंचाया जाता है। फिर कहता है बहुत से कार्बनिक यौगिक जो पौधों में उत्पन्न नहीं होते हैं परंतु पादप हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, उन्हें वृद्धि नियंत्रण हार्मोन कहा जाता है। तो वही कह रहा है, जैसे कि आप देखिए क्या होता है, हम लोग जैसे फल को कोई फल लिए, जैसे एक केला ही है, केला कच्चा है, तो उस केला को पकाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कार्बाइड आता है उसको डालते हैं उसमें, तो उसके कारण केला क्या होता है, पक जाता है। केला पकाने के लिए भी पौधे के अंदर एक रासायनिक पदार्थ होता है, तो वो रासायनिक पदार्थ तो नहीं होता, लेकिन हम लोग केमिकली क्या बोलते हैं, कृत्रिम रूप से उसे बनाते हैं और उस चीज का इस्तेमाल करते हैं रासायनिक पदार्थ की जैसे। तो वो रासायनिक पदार्थ हमारा क्या होता है, वो कार्बनिक होता है। चूंकि वो पौधों में नहीं पाया जाता है फिर भी वो रासायनिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, इसलिए उसको हम लोग वृद्धि नियंत्रण यानी कि ग्रोथ रेगुलेटर कहा जाता है। उस पदार्थ को, जैसे कार्बाइड को, वो क्या होगा हमारा वृद्धि नियंत्रण पदार्थ कहलाए। हाँ, तो देखिएगा ये रासायनिक संगठन तथा कार्य विधि के अनुसार हार्मोन को मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा गया है। कह रहा है कि रासायनिक पदार्थ जो है, जो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है, वो रासायनिक पदार्थ कितने तरीकों का है, तो वो इसको 5 तरीकों में, 5 भाग में बांटा गया है। पहला कौन सा है, ऑक्सिन है, दूसरा जिब्रेलिन है, तीसरा साइटोकाइनिन है, चौथा एबासिसिक एसिड है और 5वां है एथिलीन है। तो चलिए हम लोग एक एक करके ये पांचों को अब, हाँ तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पांचों जो रासायनिक पदार्थ था उसके बारे में जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला हमारा क्या था, ऑक्सिन था, यानी कि ऑक्सिन देखिए क्या करता है, यह पौधों के स्तंभ शीर्ष पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाली कार्बनिक यौगिक है जो कोशिका दीर्घन में सहायक होती है या बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक है। कह रहा है कि ऑक्सिन जो होता है यह क्या करता है कि पौधों के स्तंभ सिर में, यानी कि सबसे हेड में जो सबसे कोमल वाला पार्ट होता है वहां मौजूद होता है, और इसका कार्य होता है कि क्या होता है, जो कोशिका होता है उसको कोशिका विभाजन में यह मदद करता है। इसके साथ ही साथ यह क्या करता है, उन पौधों में मौजूद होता है जिनमें बीज रहित फल होते हैं, फूल होते हैं, उन सभी पौधों में यह उत्पादन मौजूद होता है और इसमें यह सहायता करता है फलों और बीजों को बढ़ने में।
फिर कहता है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स क्या करता है, यह कोशिका दीर्घन द्वारा ये पौधों के स्तंभों की लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी सहायता से फलों एवं फूलों को बृहत आकार का उत्पादन होता है। कह रहा है कि जिब्रेलिन्स क्या किया, सेल को बड़ा किया, सेल को बड़ा किया तो सॉरी सेल का डिवीजन किया तो पत्ते बढ़े, फिर पत्ता बढ़ा तो स्तंभ यानी कि स्टीम भी तो बढ़ना चाहिए ना। तो ये जिब्रेलिन्स क्या करता है, ये जिब्रेलिन्स स्टीम को बढ़ाता है यानी कि तने को बढ़ाता है, और तने को बढ़ाने के साथ साथ ये फल और फूल जो होता है उसको बड़ा आकार देने में सहायक होता है। यह मुख्य हार्मोन जिब्रेलिन अम्ल, जिब्रेलिक अम्ल होता है, जो जिसे जिब्रेलिक एसिड कहते हैं, जो जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये कैसा यौगिक है, जटिल कार्बनिक यौगिक है, मतलब कठोर है, ये कुछ ज्यादा ही, जिसको ठेठ भाषा में ढीठ बोलते हैं, वो है, ये जटिल है। फिर कहता है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या है, यह रासायनिक कार्बनिक पदार्थ है, बीजों के भ्रूण पोष तथा जड़ों में संश्लेषित होता है। भ्रूण पोष कहने का मतलब है कि बीज के अंदर, जहां पे बीज बनता है फलों में, वो बीज के अंदर भी कुछ भ्रूण, ये उसका मेन पोर्शन होता है, तो वो भ्रूण पोष जो होता है उसमें यह मौजूद होता है, और उसके साथ ही साथ यह जड़ों में मौजूद होता है। यह जड़ को स्वस्थ रखता है, जड़ को आगे बढ़ने में मदद करता है, और बीज को भी स्वस्थ रखता है, और उसे क्या बोलते हैं, फिर बीज जब उसको दोबारा उगना होता है, जब वो दोबारा अंकुरन होती है, तो उस समय ये उसमें मदद करता है। कहता है यह कोशिका के विभाजन के मुख्य भूमिका अदा करती है। यह कोशिका का विभाजन जो होता है, विभाजन के समय इसका बहुत बड़ा भूमिका होता है, और क्या होता है वो हम लोग आगे जानेंगे, और डीपली पढ़ेंगे तब हम लोग को ये बात जानना है। तथा ये जीर्णता तथा पर्णहीत को लंबे समय तक नष्ट नहीं होने देता है। कहता है कि ये जो है, ये क्या करता है, क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों को हरे रखने में और उसे मुरझाने नहीं देता है, उसे जीवित रखने में मदद करता है। जीवित के साथ साथ पत्ते को क्या करता है, वो हरा भरा पौधों पेड़ को यानी पादप को, प्लांट को हरा भरा रखने में ये मदद करता है। कहता है इसकी सांद्रता फलों एवं बीजों में अधिक होती है। कहता है इसका जो मात्रा होता है वो फलों एवं बीजों में ज्यादा होता है। देखिए इसका कहने का अर्थ क्या है, जैसे मान लीजिए किसी पत्ते को हम तोड़ते हैं पौधे से, जब पत्ता को तोड़ेंगे तो देखते हैं कि घंटे 2 घंटे बाद क्या होता है, वो पत्ता मुरझा जाता है। जबकि किसी फल को तोड़ते हैं तो वो 1 दिन 1.5 दिन कम से कम नॉर्मली फ्रेश रह जाता है, मतलब जैसा था वैसा रह जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें साइटोकाइनिन का मात्रा ज्यादा है तब ना वो फ्रेश रह रहा है, पत्ता में कम है तब वो जल्दी मुरझा जाता है। तो यही कहता है, यह क्या करता है, बीज फलों एवं बीजों में अधिक होती है इसकी सांद्रता, इसका जो लिमिट होता है ये इसमें ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, यह ज्यादा देर तक फ्रेश रह पाता है। फिर कहता है एब्सिसिक एसिड। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनके छिड़काव से क्या होता है, पत्ते सड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपके घर में केरोसिन ऑयल होगा, उस केरोसिन ऑयल को क्या कीजिए, किसी पौधे के पत्ते पे डाल दीजिए, अगले दिन देखिएगा वो पत्ता मुरझा के खुद ब खुद गिर जाएगा। तो वो जो होता है एब्सिसिक एसिड के रूप में उसे कृत्रिम एब्सिसिक एसिड हम लोग बोल सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग पौधों को मुरझाने में करते हैं। अब देखिए एब्सिसिक एसिड है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। वो तो मैंने कृत्रिम बता दिया, जो हम लोग घर में नॉर्मली होता है सबके पास उस तरह का। इसको एबीए भी बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड। यह एक वृद्धि रोधक कार्बनिक पदार्थ है जो ऑक्सीजन तथा जिबरेलिन्स के प्रभाव को रोक देता है। यह वृद्धि रोधक यानी कि वृद्धि रोकने में यह कार्य करता है, और ये जिबरेलिन और ऑक्सीजन का प्रभाव जो होता है उसको सीधा सीधा रोक देता है यानी काट देता है। फिर कहता है यह एक ऐसा रासायनिक है जो छिड़कने पर शीघ्र ही पत्तियां का पीलापन हो जाता है तथा पत्तियों को मुरझाने एवं विलयन में सहायक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे जो जमीन है, हमारा जो खेत है, उसमें कुछ घासें हो गई है और घास की मात्रा इतना ज्यादा है कि उसमें दूसरा कोई फसल नहीं है, हमको जल्दी से उस घास को खत्म करना है। तब हम क्या करते हैं, एब्सिसिक एसिड का केमिकल आता है, वो केमिकल को लाके उसको छिड़काव कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो सारी पत्तियां पीली हो जाती है, पीली होकर झड़ जाती है और सारे घास जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो वही यहाँ कह रहा है यह एक ऐसा रासायनिक है जो छिड़कने पर शीघ्र ही पत्तियों का विलयन हो जाता पत्तियों का विलयन हो जाता है, और यह पत्तियों को मुरझाने में विलयन में सहायता करता है। पत्तियों को मुरझाने और विलयन में ये सहायता करता है।
ठीक। फिर कहता है यह कलियों के वृद्धि एवं बीजों के अंकुरण को रोकता है। अब जैसे कोई कोई पौधा होता है, तो वो पौधा, कोई फूल है, फूल से पहले कली होती है, तो वो कली अगर आपका नहीं खिलता है, वो कली अगर ज्यादा डेवलप नहीं कर पाता है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये एब्सिसिक एसिड की मात्रा उसमें ज्यादा हो गई, जिसके कारण वो कली जो है अपना डेवलपमेंट नहीं कर सका। उसमें क्या बोलते हैं, ऑक्सिन और जेबरेलिन्स नाम का जो भी रासायनिक पदार्थ है वो पूरी तरह से काम नहीं कर सका है। और ये बीजों के अंकुरण को रोकता है। अब ये जो बीज होते हैं वो अंकुरते नहीं है, पौधों में रहते हैं, तो वो भी जब पौधा के अंदर रहता है बीज, तब भी वो हरा रहता है, वो पानी में गीला रहता है, तब भी वो अकुरता नहीं है। उसको नहीं अकुरने का कारण यही है, उसमें अकुरण नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर एब्सिसिक एसिड मौजूद होता है जो उसे अकुरने से रोकता है। और जब वो फल पौधे से टूट जाता है, वो बीज सूख जाता है, तब उसमें से एब्सिसिक एसिड खत्म हो जाता है जो उसे अकुरने से नहीं रोक सकता है। तो चलिए एक और हमारा रह गया है, उसको देखते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मानव में कैसे संतुलन होता है, समन्वय। हाँ तो देखिए अब हम लोग पचमा देख रहे थे, तो पचमा क्या था, एथिलीन था। एथिलीन क्या होता है, यह गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। यह उच्च वर्ग के पौधों में मौजूद होता है, और ये जो प्रतिकूल स्थिति में रहते हैं, मतलब वैसे पौधे जो प्रतिकूल स्थिति में रहते हैं। प्रतिकूल स्थिति कहने का अर्थ क्या है, वैसा स्थिति जहां पे जीवन संभव नहीं है, बहुत ही मुश्किल से जीवन संभव है, उस स्थिति में भी वो पौधे रहते हैं, उनमें ये ज्यादातर मौजूद होता है। और ये पौधा क्या करता है, फल को पकाने का काम करता है। देखिए यह पौधों के अग्र भाग में बनता है और विस्तृत होकर फलों को पकाने में सहायता करता है। ये पौधों के सबसे आगे वाले पार्ट में बनता है, यानी कि जो कोमल सा पार्ट होता है ना, एकदम नया मुलायम वाला, वहां बनता है। और इसमें क्या करता है, ये बनाने के बाद सारे जगह फैला देता है पूरे पेड़ में, पौधे में। और उसके बाद वो जो भी फल पकना होता है वो फल इसके द्वारा पकने लगता है। इसे फल पकने वाला हार्मोन भी कहते हैं, यानी रिपनिंग हार्मोन भी इसे कहते हैं, तथा इसका इस्तेमाल कृत्रिम रूप से फल को पकाने में किया जाता है। बहुत सा केमिकल्स आज मार्केट में मिलते हैं जो जिससे आप आसानी से फल को पका सकते हैं। तो वो जो केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारा एथिलीन होता है। ठीक, ये तो हम लोग जान लिए कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। अब आइए, अब हम लोग जानेंगे कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, जंतुओं में नियंत्रण दो तरह से होता है, नियंत्रण एवं समन्वय दो तरीके से होता है। तो कौन कौन तरीका, पहला तो तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि तंत्रिका तंत्र से समन्वय होता है। तो तंत्रिका तंत्र से हमारा, फिर तंत्रिका तंत्र से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है हमारे बॉडी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस तरीके से वो इन्फॉर्म करके हमें नियंत्रण करता है। फिर कुछ चीजें रह जाती हैं, जैसे कि सपोज दैट, मान लीजिए कि आपको क्या, हाँ आपको हंसना है, ठीक, तो आपको हंसना है, तो आपको हंसना, हमारा जो बाकी क्रिया होता है, हंसना, रोना, खेलना, कूदना, ये सब जो होती है वो तंत्रिका नियंत्रण के द्वारा नहीं होता है, ये हमारा रासायनिक नियंत्रण होता है। इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन कोई, अच्छा आपका डेली लाइफ में कोई ऐसा चीज होगा जो आप डेली करते होंगे, तो वो आपका उस समय पे, जैसे ही समय होता है आपको माइंड याद दिलाने लगता है कि आपको ये काम करना है। तो ये सब जो है वो केमिकल के द्वारा होता है, रासायनिक नियंत्रण के द्वारा होता है। तो ये जो केमिकल्स जिसके द्वारा होता है उसे हम लोग हार्मोन बोलते हैं, जो हमारे शरीर में बहुत सारे मौजूद होते हैं। वो कहाँ से हार्मोन निकलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि से वो हार्मोन निकलता है। ठीक, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए हम लोग पहला पढ़ते हैं तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यह कैसे कैसे कार्य करता है ये चीज हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार का उत्तक होता है जिसे तंत्रिकीय उत्तक कहते हैं। तंत्रिकीय उत्तक कहते हैं। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार का उद्दीपन, जैसे भूख, प्यास, रोग आदि, जैसे तंत्रिका तंत्र हमें बताता है कि भूख लग गया, आपको प्यास लगा है, आप बीमार है, ये सब हमें बताता है। फिर कहता है बाह्य संवेदन या उद्दीपन, बाहर का भी जो हमारे शरीर से बाहर का जो इंफॉर्मेशन है जो चाहिए हमें वो भी बताता है। तो वो कैसे बताता है, जैसे आपको चींटी ने काटा, आप गर्म किसी चीज को छू दिए, तो ये सब जो है, ये सब जो हमारे माइंड को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, ये सब आउट ऑफ बॉडी होता है, यानी हमारे बॉडी के बाहर होता है, तो इसको बाह्य संवेदन कहते हैं। तो ये बाह्य संवेदन का भी जो इंफॉर्मेशन है ये भौतिक होता है, जैसे बिजली का झटका, ये सारी चीजें जो है, जैसे ठंड लगना, तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है ये सब पहुंचाता है, ये सब हमारा बाह्य संवेदन होता है। इसे भी तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही पहुंचाया जाता है।
फिर कहता है उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड तथा विभिन्न प्रकार के तंत्रिकों से बना होता है। हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है बॉडी में, वो हमारा ब्रेन, स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु यानी कि जो हमारे बोन के अंदर पाया जाता है, तो इन सब चीजों से मिलके हमारा क्या बनता है, तंत्रिका तंत्र बनता है। मैंने बताया था बहुत सारे अंग मिलके एक तंत्र का निर्माण करते हैं, तो तंत्रिका अंग बहुत सारे मिलते होंगे और तब जाके तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। फिर कहता है कि हाइट जंतुओं में इस प्रकार का स्पाइनल कोड। हाँ देखिए, फिर कह रहा है जंतुओं में भी तंत्रिका तंत्र भी जैसा, हाँ ठीक है। फिर यहाँ है हाइड्रा में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु नहीं होता है, यह नियंत्रण एवं समन्वय को तंत्रिकी कोशिका के द्वारा ही करता है। कह रहा है कि जो हमारा ये हाइड्रा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो विकसित नहीं होते उतना, तो उनमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, जैसे मस्तिष्क, स्पाइनल कोड, ये सब चीजें नहीं होती है। तो वो कैसे करती है, वो अपना तंत्रिकी कोशिका के द्वारा ही सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। तो देखिए एक चीज और, ये जो तंत्रिका तंत्र बनता है वो तंत्रिकी कोशिकीय, तंत्रिका कोशिका के द्वारा बनता है। तंत्रिका कोशिका जिसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, और इस न्यूरॉन से मिलकर ढेर सारे न्यूरॉन मिलकर तंत्रिकी उत्तक यानी कोशिकीय मिलकर उत्तक बनाते हैं, उत्तक से अंग बनाते हैं, और तंत्रिकी अंग मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको मैं शायद लिखना भूल गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कोई वीडियो में डाउट हो, किसी तरह का कोई कमेंट हो तो हमें बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अभी सब अपने सारे दोस्तों को बता दें क्लासेस स्टार्ट हो गई है। तो गुड बाय।